Hello ninth class. Today we will learn chemistry chapter 5 lecture 22 physical states of matter and role of intermolecular forces. Today's topic we will learn about this. Clear? Well, as you know that matter exists in three physical states. जिस तरह आप जानते हैं कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट्स कितनी हैं? गैस है और क्या है, लिक्विड है और है बेटा सॉलिड। क्लियर? ये तीन फिजिकल स्टेट्स हैं बेटा। इन द गैशियस स्टेट, सबसे पहले हम गैस की बात करते हैं तो गैशियस स्टेट की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के अंदर। तो अगर लिक्विड की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, लेकिन गैसेस की निस्बत इनका फासला कम होता है। क्लियर? तो अगर बेटा सॉलिड की बात करें ना, सॉलिड में तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ऐसे होती है, टाइटली पैक होता है। क्लियर? एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होता है। ये है सॉलिड की अरेंजमेंट। ठीक है बेटा। वेल, सॉलिड में आप देख सकते हैं कि किस तरह वो एक दूसरे के साथ वो टाइटली पैक है। लिक्विड में फासला बढ़ गया है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ गया, लेकिन जब गैस की बात करें तो गैसेस में तो बहुत ज़्यादा फासला है। क्लियर? तो अगर बेटा इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की बात करें ना, किसकी? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की बात करें तो गैसेस में हम देखेंगे कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, तो इनके अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्या होंगी? वीक होगी। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वीक होंगी। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके लिक्विड की, तो इसके अंदर क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। किसकी निस्बत? एज़ कम्पेयर टू गैस स्ट्रॉन्ग होंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स के दरमियान फासला है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। जो एटम्स हैं वो टाइटली पैक है, जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है? टाइटली पैक है। क्लियर है बेटा? चले बेटा आप आगे देखते हैं। अगर बात करें लिक्विड स्टेट की, तो पहले हमने बात की है गैसेस की बात की है। गैसेस के बारे में लॉज में पढ़े हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, बॉयल्स लॉ पढ़ा है। अब हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड को डिस्कस करते हैं। ये तो हम गैस को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें डिफ्यूजन भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है किसकी? लिक्विड की। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा बेटा, इससे पहले कि मैं आपको लिक्विड के बारे में मज़ीद बताऊं, पहले मैं आपको एक बात जो है वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। बेटा गैसेस की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? दूर दूर हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते, फ्रीली मूव करते रहते हैं। लिक्विड की बात करें तो उनमें भी फासला है और मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। क्लियर? लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं वहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स मूव करते ही नहीं। ठीक है? क्लियर? क्योंकि वो टाइटली पैक है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते। ठीक है? अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, एवेपोरेशन को। क्लियर? टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में एवेपोरेशन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एवेपोरेशन क्या होती है? लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है? ये क्या होती है? लिक्विड टू गैस। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? एवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन. इट इज़ रिवर्स टू कंडेंसेशन इन विच अ गैस चेंज इनटू लिक्विड। इसका जो उल्ट है ना
वो क्या है, कंडेंसेशन है। एवेपोरेशन का उल्टा क्या है, कंडेंसेशन है। एवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस में। लेकिन जब इसका उल्ट पड़ता है ना, कंडेंसेशन, तो ये जो गैस है ये किस में कन्वर्ट होती है, गैस दोबारा फिर लिक्विड में आ जाती है। क्लियर है बेटा? वेल आगे बेटा है, एवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट अब्जॉर्ब होती है। सच एज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म इट रिक्वायर्स, कितनी एनर्जी चाहिए होती है, एक मोल वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 40.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी चाहिए होती है किसको, 1 मोल वाटर को, वाटर टू गैस। ठीक है, गैस में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 40.7 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखते हैं बेटा। वेल बेटा, अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें ना, तो लिक्विड्स ये एवेपोरेट कैसे होता है, जैसे इसमें वाटर है भरा हुआ। अब बेटा ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, मूव कर रहे हैं, मूवमेंट है इनकी। अब कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, कुछ की कम है। जिनकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऊपर आएंगे और वाटर सरफेस से एस्केप हो जाएंगे, विल एस्केप फ्रॉम द वाटर सरफेस। क्लियर? यहाँ से वाटर सरफेस से निकल जाएंगे। तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो निकल जाएंगे। क्लियर? अब इसी तरह हम फिर से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो ऊपर आएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये वेपोरेशन होगी। ठीक है, अब बेटा वेपोरेशन पे जो फैक्टर इफ़ेक्ट करता है ना, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स को देखते हैं। पहला जो फैक्टर है वो बेटा सरफेस एरिया। क्या चीज़ है, सरफेस एरिया। और दूसरा जो फैक्टर है वो बेटा टेम्परेचर। क्लियर? एंड द थर्ड वन इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। क्लियर? और जो आगे है बेटा, फर्दर हम बात करेंगे इनकी सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया कैसे इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ एवेपोरेशन को, तो देखते हैं बेटा। जैसे चाय पीते हैं आप, तो चाय पीते हैं तो चाय कुछ लोग ना कप में पीते हैं, कुछ लोग प्याली में पीते हैं, थोड़ा खुला बर्तन हो जाता है। चावल ठंडे करने के लिए कुछ लोग वो जो खुली प्लेट में डालते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह एक और है। जैसे एक और मैं बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एवेपोरेशन जो है ये कूलिंग इफ़ेक्ट भी है। क्या चीज़ है, कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है आप। ठीक है, क्लियर? जब एवेपोरेशन होती है, जैसे खीर ठंडी करनी है, दूध ठंडा करना है, तो खुले बर्तन में डालता है तो वो ठंडा हो जाता है जल्दी। क्यों ठंडा होता है, क्योंकि एवेपोरेशन होती है। और जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, हीट जिनमें ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, एस्केप हो जाता है। ठीक है, तो वो हमें लगता है कि ठंडा हो गया। क्लियर? उसके पीछे रीज़न क्या होती है, यही रीज़न होती है कि वो जिन मॉलिक्यूल्स की हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो निकल जाता है। ठीक है, क्लियर? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा क्या है, मॉलिक्यूल्स को एस्केप होना ईजी होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की अगर बात करें तो बेटा जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपोरेशन ज़्यादा होगी। फिर है उसके बाद इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की बात करें ना बेटा, तो अगर कोई लिक्विड है, कोई चीज़ है, तो उसके इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें जो वेपोरेशन का रेट होगा वो कम होगा। लेकिन अगर किसी
लिक्विड में जैसे अल्कोहल की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लेते हैं, तो उनके अंदर जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होते हैं वो बेटा वीक होती हैं। क्या होती हैं? वीक होती है। यही वजह है कि पेट्रोल अगर आप हाथ पे गिराते हैं तो वो बड़ी जल्दी उड़ जाता है और आपको ठंडा ठंडा भी लगता है। तो यही वजह है ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि एवेपोरेशन बड़ी स्पीड के साथ हो रही होती है। एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट देती है। ठीक है बेटा, क्लियर? होपफुली बेटा आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।